नमस्कार एंड वेलकम टू एम विद 3। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। हम सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले आप लोगों की जैसी मांग है, सबसे पहले हम थ्योरी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो पीवाई को, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं, एसएससी ने पूछे हैं या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में आए हैं या फिर रेलवे ने अब तक पूछे हैं, सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई? तो देखो, इस टॉपिक में सबसे पहले हम क्या है, थ्योरी पर चर्चा करेंगे। और थ्योरी के लिए जो आप लोगों ने सजेस्ट किया है, पहले मैं आपको अलग से पढ़ा रहा था, लेकिन आप लोगों की क्या मांग है कि सर जो आप पहले पढ़ा रहे थे, मतलब जो मैं अपने नोट्सों से पढ़ा रहा था, उससे आप हमें जो रिवीजन कराइए। उसके बाद जो है, उसके बाद पीवाईक्यू कराइए। ठीक है? आप लोगों की ऐसी मांग थी तो मैं उसी पर जो है काबिज हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको क्या है, सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्सों से थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्त? अपने नोट्सों से थ्योरी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना? उसके बाद जो है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अन्य अन्य पॉइंटों पर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखो, वायसराय, देखो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल। वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल। देखो भाई, आप लोगों को मैं बता दूं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इस टॉपिक से जरूर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि देखो, बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं, बारी बारी से हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लॉर्ड क्लाइव। सबसे पहले कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के बारे में देखते हैं। एक बार मैं पेन छोटा ले लेता हूं। हाँ जी, लॉर्ड क्लाइव जो है ये बंगाल का पहला शासक गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर था। कौन? क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला वायसराय कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था। ठीक है जी? इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉर्ड क्लाइव जो था, लॉर्ड क्लाइव था बंगाल का क्या है, बंगाल का पहला गवर्नर था। ये क्या, बंगाल का पहला गवर्नर होता है कौन? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है भाई? प्लासी के युद्ध में जो है, ये इसे मैसूर से भेजा गया था। प्लासी के युद्ध में है जो क्लाइव था, उसे मैसूर से भेजा गया था। ठीक है जी? 1760 में फिर इंग्लैंड वापस चला जाता है। 1760 में फिर इंग्लैंड वापस चला जाता है। फिर 1765 में है बंगाल का गवर्नर बनकर ये वापस आता है। बंगाल का गवर्नर बनकर 1765 में वापस आता है। और इसी के द्वारा जो है बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में हुआ था, वो हमारी अलग चीज है। उसके बाद जो इलाहाबाद की पहली संधि की थी, बक्सर युद्ध जब हार जाते हैं ये लोग, ठीक है, तो इलाहाबाद की पहली संधि जो करते हैं, जो शाह आलम द्वितीय के साथ में करता है, वो कौन करता है? लॉर्ड क्लाइव ही करता है। क्लाइव के द्वारा ही जो इलाहाबाद की पहली संधि की जाती है, किसके द्वारा, किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है भाई? अच्छा, फिर उसके बाद है जो क्लाइव ने ही, लॉर्ड क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लगाई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैध शासन व्यवस्था किसने लगाई थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने लगाई थी, जो कि 1765 में लगाई थी और 1772 तक ही रहती है। ये जो व्यवस्था है, द्वैध शासन व्यवस्था, 1765 तक रहती है। ठीक है भाई? अच्छा, ये क्या है? इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड क्लाइव जो है भारत से वापस लौटने के बाद क्या है, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। अच्छा, क्वेश्चन एक पूछा जाता है, क्योंकि इसने देखो इलाहाबाद की पहली संधि की थी, तो क्वेश्चन यहाँ से एक बार कंफ्यूज करने वाला आता है कि क्या बक्सर युद्ध में गवर्नर जो है क्या क्लाइव था? नहीं, उस समय पर क्लाइव नहीं था। कौन था? बंसिस्टार्ड था। गवर्नर कौन था? बंसिस्टार्ड था। किसके समय पर? आपके बक्सर युद्ध के समय, 1764 में जो बक्सर युद्ध का समय युद्ध हुआ था, उसमें गवर्नर कौन था भाई? कौन था? बंसिस्टार्ड था भाई। कौन था भाई? बंसिस्टार्ड था। ठीक है भाई? यहां तक हमारा क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है वारेन हेस्टिंगस। कौन आ जाता है भाई? उसके बाद आ जाता है वारेन हेस्टिंगस। देखो, वारेन हेस्टिंगस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 1772 में बंगाल का गवर्नर बनता है। ये क्या था? अंतिम गवर्नर था। पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है जी? और अंतिम कौन हो गया? अंतिम गवर्नर कौन हो गया भाई? कौन हो गया? वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस होगा अंतिम गवर्नर। क्यों हो गया अंतिम? क्योंकि ये यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल का पद आ गया था। गवर्नर जनरल का पद आ गया था, ध्यान रखना। गवर्नर जनरल क्या होता था? इसमें क्या था गवर्नर जनरल में? देखो, उस समय पर 3 प्रेसिडेंसी थी। एक थी कलकत्ता, थी। एक थी आपकी बंबई, और एक थी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी थी। अब इसमें क्या कर दिया गया, जो यहाँ पर चुन दिया गया कौन? गवर्नर जनरल चुन दिया गया। ठीक है जी? यहाँ पर गवर्नर होता था, यहाँ पर भी गवर्नर होता था। ठीक है भाई? ये जो गवर्नर जनरल है, इन दोनों को कंट्रोल करता था, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये दोनों ऐसे रिपोर्ट करते थे जाकर, ये दोनों जो है ऐसे रिपोर्ट करते थे। ठीक है भाई? इसकी स्वीकृति से कोई भी काम करते थे। ठीक है? तो बंगाल में गवर्नर जनरल बना दिया गया पद। ठीक है भाई? तो पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? कौन था? वारेन हेस्टिंगस था, जो कि 1772 में आया। ठीक है भाई? अच्छा, इसने क्या है, द्वैध शासन समाप्त कर दिया। द्वैध शासन कौन लेकर आया था? 65 में क्लाइव लेकर आया था, और 1772 में जो है कौन समाप्त कर देता है? वारेन हेस्टिंगस समाप्त कर देता है।
ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद 1773 में इसने क्या किया था, 1773 में आता रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में, यानी कलकत्ता में, उस समय का कलकत्ता जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसी वजह से वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इम्पे थे। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है भाई। अच्छा, वहीं पर इसी के द्वारा 1781 में मदरसा स्थापित किया जाता है कलकत्ता में, वो भी कहां, कलकत्ता में। ठीक है जी। उस समय पर क्या था, कलकत्ता जो है महत्वपूर्ण सिटी थी। कलकत्ता जो है महत्वपूर्ण सिटी थी, आप लोगों को पता होगा। बंगाल जो है सबसे समृद्ध राज्य था, बंगाल सबसे समृद्ध राज्य था। ठीक है जी। और कलकत्ता क्यों इंपोर्टेंट सिटी थी, क्योंकि इसका अपना क्या है, डॉकयार्ड था, यानी बंदरगाह था। ठीक है भाई। अच्छा, 1781 में मदरसे की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ये भारत से वापस चला जाता है तो इस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, जैसे कि वर्तमान में है आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जा सकती है। तो उसी प्रकार जो गवर्नर जनरल था, इस पर चला गई थी, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। ठीक है भाई, इस पर भाई वारेन हेस्टिंग्स पर। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाता है कौन, इसके बाद 1784 में इसके कुछ और काम देख लेते हैं। 1784 में इसके और काम के देख लेते हैं, क्या काम था भाई। इसने क्या काम किया था, इसने स्थापना की थी, इसकी समय पर स्थापना हुई थी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की। इसी के समय पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, स्थापना की गई थी। इसमें क्या है, सदर दीवानी हेस्टिंगस, सदर दीवानी क्या है, हेस्टिंगस ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें इसकी स्थापना क्यों हुई थी, क्यों की गई थी, जो एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसका क्या उद्देश्य था। इसमें क्या था, जो भारत के जो संस्कृत ग्रंथ थे उनका अनुवाद करना था, इसका उद्देश्य। जो भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, ठीक है, उनका अनुवाद करना था। ठीक है जी। और इसके तहत, एशियाटिक सोसाइटी के तहत जो अनुवादित पहला भारतीय ग्रंथ कौन था, भागवत गीता थे। और दूसरा कौन था भाई, हितोपदेश। हितोपदेश की रचना किसने की है, नारायण पंडित, नारायण पंडित के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पहला अनुवादित ग्रंथ कौन सा था, भगवत गीता थी। और दूसरा कौन था भाई, दूसरा कौन सा था, हितोपदेश। कौन सा था भाई, हितोपदेश था। ठीक है भाई। अच्छा, अब इस पर देखो और चर्चा कर लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, देखो आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, आगे आ जाता है कौन, कॉर्नवालिस। आगे आ जाता है वहां आपका वारेन हेस्टिंग्स के बाद आ जाता है। देखो हेस्टिंग्स भी दो थे, एक था लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि आगे आएगा, जिसने पंडारियों का दमन किया था, यह वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है भाई। अब आगे आ जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये 1786 में आया था और 1793 तक रहता। ठीक है भाई। और उसके बाद 1805 में दोबारा आता है। ठीक है, चलो देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था भाई, सिविल सेवा की शुरुआत इसी ने की थी, सिविल सेवा की शुरुआत इसी ने की थी। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद देखो क्या था इसमें, कॉर्नवालिस ने क्या किया था। देखो वैसे तो आईसीएस का जो एग्जाम है ना, आईसीएस का एग्जाम है, कब शुरू होता है, 1853 से शुरू होता है। सिविल सेवा के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। समझ में आ गई बात। अच्छा, लेकिन आईसीएस का जो एग्जाम है, जिसे आईएएस कहते हैं, पहले आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस। आईसीएस के जो एग्जाम की शुरुआत हुई थी, एग्जाम बेस्ड पर जो एंट्री स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1853 में। ठीक है, लेकिन जो भारत में जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1923 में। अब सर एग्जाम में भारतीय भी शामिल हो सकते थे 1853 से, लेकिन ये एग्जाम होता था लंदन में होता था। कहां पर होता था भाई, ये होता था लंदन में, ध्यान रखना। ठीक है भाई। अच्छा, वहां भारतीय कैसे जाए। ठीक है भाई। अच्छा, पहले जो एज थी कितनी थी, 23 साल थी मैक्सिमम, जैसे कि फिलहाल यूआर के लिए 32 साल है। ठीक है भाई, पहले कितनी थी, 23 साल थी। लेकिन एक लॉर्ड लिटन आए, उन्होंने और 19 साल कर दी। अब पहले जमाने में ये बताओ, पहले तो पढ़ने ही लेट बैठते थे लोग। ठीक है ना, अब कितने समय पर आप ग्रेजुएशन करोगे, 12th पास करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, इसके बाद बैठोगे, तो तब तक लग 25-26 साल उम्र हो जाती थी। देखो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी परीक्षा होने की, 1923 में परीक्षा भारत में स्टार्ट होती है। पहले जो भारतीय आईसीएस अधिकारी थे कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है भाई। सूर्यनाथ बनर्जी भी थे, लेकिन इन्हें बर्खास्त किया गया था असम से। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रवादी आंदोलनों में ये प्रतिभाग कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था, मना कर दिया था कि मैं अंग्रेजों के अंडर जो है काम नहीं करूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, आगे देख लेते हैं। इसी वजह से कॉर्नवालिस को क्या कहा गया था, पुलिस सेवा का भी जन्मदाता कहा जाता है। पुलिस सेवा का भी जन्मदाता इसे कहा जाता है, किसे, कॉर्नवालिस को। ठीक है भाई। 1793 में इसी के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या होती है, ये जो है टैक्स वसूलने की एक तरीका होता है, टैक्स वसूलने की पद्धति होती है। ठीक है जी। स्थायी बंदोबस्त मतलब गांव का कोई भी मुखिया है, ठीक है, वो कर दिया कि कोई भी आदमी है ऐसा,
कि तू है, हम हमें जो है टैक्स इनसे वसूल कर हमारे पास पहुंचाएगा। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो गई, ठीक है जी। अच्छा, इसी ने जो है कार्नवालिस कोड जारी किया था। इसने क्या कार्नवालिस कोड जारी किया था, इसमें क्या मतलब था, इसमें क्या प्रशासनिक कार्य और जो न्यायिक काम थे वो अलग कर दी गई। पहले क्या था, कलेक्टर जो है, कलेक्टर है, ठीक है जी, और का इसके कई काम होते थे। जो आईएएस है पहले इसके कई काम होते थे, ठीक है जी। लेकिन अब क्या अलग अलग कर दिए गए, जैसे कि आईएएस का अलग काम कर दिया, और न्याय प्रक्रिया के लिए जैसे डिस्ट्रिक्ट जज है नियुक्त किया जाता है। तो इसमें क्या कार्नवालिस कोड जारी कर दिया, इसमें प्रशासनिक और न्यायिक काम जो अलग अलग कर दिए थे, ठीक है भाई। अच्छा, इसकी समाधि के बारे में पूछा जाता है, इसकी समाधि भारत में ही यूपी के कहां पर है, यूपी के गाजीपुर में इसकी समाधि, ध्यान रखना। इसका समाधि स्थल कहां पर है, यूपी के गाजीपुर में है, ठीक है भाई। चलो, कार्नवालिस देख लिया, अब आगे चलते हैं। अब आगे आ जाता है लॉर्ड वेलेस्ली। कौन आ जाता है भाई, अब आ जाता है लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है भाई। चलो, एक मिनट भाई, अपना हाथ आपको पता है टेक्नोलॉजी में है तंग, तो ये आपको ताकि पीछे बार दिखाई दे, इस वजह से इधर से उधर करना पड़ता है। चलो, अब चलते हैं भाई। अब आगे आ जाता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये 1798 में आया था और 1805 तक रहता है, ठीक है भाई। अच्छा, ये वेलेस्ली जो लेकर आया था, ये लेकर आया था राज्य वेलेनीति। वेलेनीति लाया था, जिसे सहायक संधि लागू की गई थी। राज्य वेलेनीति मतलब सहायक संधि के द्वारा। सहायक संधि क्या थी, इसने जो है राज्यों को ऑफर दिया था कि आप जो है सहायक संधि स्वीकार कर लो, सहायक संधि स्वीकार कर लो, अपनी जो सेना है, सेना को आप नष्ट कर दो, आपके राज्य में हमारी एक सेना रहेगी और वही आपका पूरी सुरक्षा का जिम्मेदारी सौंपेगी। अच्छा, उस सेना के खर्च के लिए आप एक भूमि का टुकड़ा अपने राज्य में से हमको हमको दे दो, हम उसके टैक्स वसूल कर सेना का जो खर्च चला सकेंगे, ठीक है भाई। अब इसमें तो देखो राजा को पूरा पूरा रिस्क था ना, रिस्क था, कब क्या पता अपने इशारों पर मरवा दे, ठीक है। इसमें क्या था, कुछ राजाओं ने स्वीकार की थी, कुछ से फिर इन्होंने युद्ध किया, जबरदस्ती स्वीकार कराई गई थी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो था 1798 में हैदराबाद ने सबसे पहले। हैदराबाद में किसका शासन था, निजाम थे हैदराबाद में, ठीक है जी, उन्होंने सबसे पहले स्वीकार की थी। सेकंड नंबर पर था 1799 में मैसूर राज्य था, उस पर जबरदस्ती इन्होंने टीपू सुल्तान को हराकर, टीपू सुल्तान को मारकर, ठीक है। तीसरा राज्य था 1801 में अवध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध ने जो है सहायक संधि क्यों स्वीकार की थी, 1801 में की थी। चौथे राज्य पर 1802 में पेशवाओं ने स्वीकार की थी। पांचवें पे 1803 में भोंसलों ने स्वीकार की थी और 1804 में की थी सिंधिया ने, ठीक है भाई। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके समय पर ही लॉर्ड वेलेस्ली के समय पर ही, लॉर्ड वेलेस्ली के समय पर ही युद्ध होता है एंग्लो मैसूर युद्ध। एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, ठीक है जी। इसमें जो है टीपू सुल्तान मारा जाता है और उपाधि धारण करता है जो वेलेस्ली होता है बंगाल का शेर। बंगाल का शेर किसे कहा जाता था, मतलब वेलेस्ली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, वेलेस्ली, वेलेस्ली, ठीक है भाई। बंगाल का शेर की उपाधि धारण की थी वेलेस्ली, ठीक है भाई। और इसके अलावा वेलेस्ली ने जो देखो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, ठीक है, कहां पर, कलकत्ता में। अच्छा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इस फोर्ट विलियम कॉलेज के जो पर्पज जो था वो क्या था, जो जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जैसे आईसीएस अधिकारी होते थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए था। ये क्या था, ट्रेनिंग के लिए जो बनाया गया था ये, ठीक है जी, इस पर्पज से बनाया गया था, ठीक है भाई। मैंने भी बताया था, एक वारेन हेस्टिंग्स पर चर्चा की थी। अब आ जाता है अगला लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि 1813 में आता है और 1823 तक रहता है, ठीक है भाई। इसके समय पर युद्ध होता है, पिंडारियों का दमन करते हैं, पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन भी एक तो पूछा जाता है। इसके अलावा एक पूछी जाती है संगोली की संधि। संगोली की संधि जो कि 1815 में होता है। संगोली की संधि जो कि उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, इसमें माना जाता है कि इसका जो कुछ क्षेत्र है, ठीक है, ये भारत में मिला लिया जाता है संगोली की संधि के तहत 1815 में, ठीक है भाई। इसमें जीते हुए क्षेत्र कौन से थे, गढ़वाल था, कुमायूं था, शिमला था, रानीखेत और नैनीताल, ये सभी क्या है, भारत के क्षेत्र में मिला लिए जाते हैं, ठीक है भाई। इसने जो है प्रेस से प्रतिबंध हटाया था, किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ध्यान रखना। इसने पिंडारियों का दमन किया था और संगोली की संधि इसके समय हुई थी। संगोली की संधि की जो डेट पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। आगे आ जाता है हमारा कौन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि हम देखो इंपोर्टेंट जो है हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं, जो भी इंपोर्टेंट है चीज हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं बस, ठीक है भाई। बाकी चीजों को हम छेड़ नहीं रहे, बाकी चीजों पर हम कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। अच्छा, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना, इसी वजह से हमें इस पर चर्चा करनी जरूरी है। आगे आ जाते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1828 में आते हैं और 1835 तक रहते हैं, ठीक है भाई। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब तक कहाँ थे, बंगाल, अब तक क्या था, बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल था। लेकिन अब बंगाल से विस्तार हो गया किसका, भारत का, ठीक है भाई। देखो ये क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है भाई। 1828 के आए थे, ठीक है भाई। 1828 में उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, नियम 17 के तहत, ठीक है। किसने प्रयास किए थे इसके लिए, राजा राममोहन राय। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके प्रयासों से इस पर रोक लगाई थी, राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, ठीक है भाई।
उसके अलावा 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किसने सहायता की थी ठगी प्रथा के समाप्त करने में, तो कर्नल सलीमन ने इनकी सहायता की थी ठगी प्रथा को अंत करने में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था, 1830 में हुआ था। ठीक है भाई, देखो इसके अलावा क्या होता है, 1833 में चार्टर एक्ट पारित होता है। 1833 में क्या होता है, चार्टर एक्ट पारित होता है, जिसका संबंध किससे था, सैनिक भर्ती से संबंधित था। ठीक है भाई, अब जो है सेना की भर्तियों में अब कुछ सुधार किए गए थे, जैसे कि तिलक लगाने पर प्रतिबंध था, चोटी रखने पर, मतलब कोई भी धार्मिक प्रतीक धारण नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा देखो 1835 में इन्हीं के समय पर जो अंग्रेजी शिक्षा नीति आती है, जो कि किसके सहयोग से आती है, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे, अंग्रेजी शिक्षा नीति से, ठीक है भाई। अच्छा, इन्होंने ही इनके समय पर स्थापना होती है कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की, ध्यान रखना। ठीक है जी, और पहले विधि आयोग की भी स्थापना इन्हीं के समय पर होती है। पहले विधि आयोग का जो गठन है इन्हीं के समय पर होता है। ठीक है भाई, मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्हीं के समय पर होती है, ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं विलियम बेंटिक से। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन अंग्रेजी शिक्षा नीति है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्टर एक्ट पूछा जाता है, ठगी प्रथा का अंत पूछा जाता है, कब आई थी, अंत कब हुआ था और किसकी सहायता से, और सती प्रथा का पूछा जाता है, आपको पता है भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं चार्ल्स मेटकॉफ जो 1835 में आते हैं, 36 तक रहते हैं, छोटा काल तक। 1835 में इन्हीं के समय पर प्रेस एक्ट आया था। प्रेस एक्ट में क्या है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है। समाचार पत्रों से जो इन्होंने जो प्रतिबंध हटा लिया था, इसी वजह से इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस एक्ट इनके समय पर आया था। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। 1843 में 1843 में सिंध पर कब्जा किया जाता अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन बहुत ये डेट इतनी बार पूछी गई ना कि सिंध पर कब्जा अंग्रेजों के द्वारा कब किया गया था, 1843 में किया गया था भाई, 1843 में किया गया था। आगे आ जाता है लॉर्ड डलहौजी, जो कि बहुत ही बदनाम था। लेकिन इससे क्वेश्चन देखो भर भर के पूछे जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी से बार बार भर भर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलो क्या क्वेश्चन आते हैं लॉर्ड डलहौजी से, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो आपसे मैं बता रहा हूँ, आपसे मैं गारंटी देता हूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, अगर आप इस क्लास को ले लेते हो। उसके बाद PYQ मैं कराऊंगा, दिखाऊंगा, मतलब आपको सारे कराने तो संभव नहीं, लेकिन मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, सभी आपके जो है इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने भी जो 6 सिलेक्शन लिए नहीं, नोट्सों को पढ़कर लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद भी मैंने अपडेट कर लिए हैं भाई। लॉर्ड डलहौजी जो है ये 1848 में आते हैं और 56 तक रहते हैं, और भारत में एक चिंगारी लगाकर वापस चले जाते हैं, जिसका खामियाजा 1857 की क्रांति के रूप में भुगतना पड़ता है। ये चर्चित हुए थे, इनकी एक नीति थी हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता था। इसे कहा जाता था लॉर्ड डलहौजी के समय। इसमें क्या है, इन्होंने नियम प्रतिबंध लगाया था उत्तराधिकारी गोद लेने पर। इन्होंने क्या कह दिया था कि जिनके उत्तराधिकारी नहीं है वो कोई गोद नहीं लेगा, और वो जो राज्य है उसका विलय किया जाएगा ब्रिटिश शासन में। ठीक है जी, अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, इनके द्वारा हड़पे, इस नीति के तहत हड़पे गए सबसे पहला राज्य था सतारा, जो कि 1848 में हड़पा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है हड़पा गया पहला राज्य कौन था, सतारा था 1848 में। 1849 में जैतपुर है महाराष्ट्र का, वो दूसरा था। संबलपुर उड़ीसा का था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी को कब हड़पा था, तो 1853 में हड़पा था। वही 1856 में अवध को हड़पा था कुशासन का आरोप लगाकर कि यह है अपना जो राजा है, ये अपना शासन अच्छी तरह से नहीं चला पा रहा है, भ्रष्टाचार इसके राज्य में फैल रहा है, कुशासन का आरोप लगा दिया था और ये हड़प लिया था। उस समय पर यहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह। क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं की पत्नी थी बेगम हजरत महल है, जो बाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो यहाँ से करती है, अवध से। ठीक है भाई, डलहौजी के द्वारा जो सैनिक कार्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था, कहाँ पर, शिमला में। शिमला में अच्छा मौसम था, इसी वजह से शिमला सैनिक कार्यालय को लेकर चला गया था। ठीक है भाई, डलहौजी के द्वारा कुछ अच्छे काम भी किए गए थे, जैसे कि 1852 में जो है विद्युत तार सेवा शुरू की गई थी। 1853 में रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच, 34 किलोमीटर लगभग लंबी। ठीक है भाई, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था और वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच का संबंध किसके साथ, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था वुड डिस्पैच को। ठीक है भाई, इसी के समय पर 1854 में PWD की स्थापना होती है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी के समय पर 1853 में जो है सिविल सेवा परीक्षा शुरू होती है, मैंने बताया था आपको। लेकिन वो परीक्षा कहाँ होती थी जब तक, लंदन में ही होती थी। 1923 के बाद जो है भारत में इनकी शुरुआत होती है। ठीक है भाई, चलो अब इनके बाद क्या आ जाता है, डलहौजी हमने पढ़ लिया। डलहौजी के बाद आ जाते हैं लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं। देखो अब लॉर्ड कैनिंग से पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपनी जो प्रतिछाया को सबसे पहले मैं इधर से उधर कर लेता हूँ, क्योंकि आपको ताकि दिखने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है भाई, चलो हो गया भाई। इसके अलावा आ गया कौन आ जाता है, लॉर्ड कैनिंग आ जाता है। 1856 में आता है और 62 तक रहता है। ठीक है जी, ये अंतिम गवर्नर जनरल था। ये क्या था, अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल किसके अधीन रहता था, कंपनी के। और ये पहला भारतीय वायसराय था। वायसराय किसके अधीन था, ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था। अब क्या कंपनी का शासन हटा दिया गया था
और शासन किसे पहुंच गया था, ताज की ओर, ठीक है, ताज को समर्पित हो गया था ब्रिटिश शासन की ओर, ठीक है। तो अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला भारतीय वायसराय था, वायसराय हो गया, ठीक है भाई। इनके समय पर एक घटना होती है, 1857 का विद्रोह होता है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पूरे विस्तार के साथ में, आप देख सकते हो पहले, ठीक है भाई। चलो, इनके समय पर क्या क्या काम हुए थे, अब कामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1856 में आपको बताया विधवा पुनर्विवाह एक्ट इन्हीं के समय पर आया था। अब आपको बताना है कि ये किसके प्रयासों से आया था, विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके प्रयासों से आया था, ठीक है भाई। इनके समय पर आईपीसी है, जो कि अब बीएनएस बन चुका है। आईपीसी एक्ट जो है 1860 में लागू हुआ था, जो कि लागू हुआ था 1862 में, 1860 में आया था। कहीं पर 1861 में मिलता है, ठीक है, कहीं 62 में मिलता है। अब ये खत्म हो चुका है, बन चुका है बीएनएस, ठीक है। 1861 में इनके समय पर इंडियन हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था, ठीक है भाई, स्थापना की गई थी 3 हाई कोर्टों की, जिसमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास क्वेश्चन पूछा जाता है। कलकत्ता, बंबई और मद्रास से 1861 में इनकी स्थापना की जाती है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन बताना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना जो कब हुई थी, कोई बताएगा, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है भाई। इनके समय पर जो है बजट व्यवस्था शुरू हुई थी, इनके समय पर जो है लॉर्ड कैनिंग के समय पर, लॉर्ड कैनिंग के समय पर जो बजट व्यवस्था शुरू हुई थी, बजट व्यवस्था इनके समय पर शुरू होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या काम हुआ था इनके समय पर, पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था कहाँ पर, कलकत्ता में, पहला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है कलकत्ता में, किसके अलावा समय पर, कैनिंग के समय पर। 1858 में इनके समय पर जो पहला शाही दरबार का आयोजन होता है, कहाँ पर होता है उसका आयोजन, इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज हो चुका है, प्रयागराज में, ठीक है जी, महाकुंभ नगरी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो, समझ में आ गई ना बात। चलो, अब आ जाते हैं इनके अलावा, इनके बाद आ जाते हैं सन जॉन लॉरेंस, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है लॉरेंस साहब से। ये 1863 में आते हैं और 69 तक रहते हैं, 69 तक। इनके समय पर भाई अकाल पड़ता है, जो कि 68 से लेकर 69 तक पड़ता है, कहाँ कहाँ पर, उड़ीसा में, बुंदेलखंड में और राजस्थान में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय पर जो है उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजस्थान में अकाल पड़ता है, 1868 से लेकर 69 तक, सन जॉन लॉरेंस के समय पर, ठीक है भाई। और इन्होंने जो है अकाल आयोग का गठन किया था, अकाल आयोग का गठन किया था, ठीक है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सॉरी भाई, पहला समुद्री टेलीग्राम सेवा जो है इन्होंने प्रारंभ किया था, पहला समुद्री जो है टेलीग्राम सेवा जो है इन्हीं के समय पर प्रारंभ किया गया था, पहला टेलीग्राम समुद्री टेलीग्राम सेवा, ठीक है भाई। चलो, अब आ जाते हैं लॉर्ड मेयो साहब, मेयो साहब आ जाते हैं, ठीक है। अब आप कुछ कहोगे कि सर साहब कह रहे हो आप, तो कुछ लोग आप ना इस पर वो करने लगते हो ना ऑब्जेक्शन, सर साहब क्यों कह दिया। चलो भाई, लॉर्ड मेयो जो 1969 में आते हैं और 72 तक रहते हैं। उन्होंने 1972 में क्या है, पहली जनगणना, जो कि पहली भारत की पहली अनियमित जनगणना थी, वो शुरू की थी, वो करवाई थी 1872 में, ठीक है जी। इन्होंने स्थापना की थी कृषि विभाग की, ध्यान रखना, कृषि विभाग की स्थापना कौन करता है, लॉर्ड मेयो करता है। और 1872 में जो है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं, मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, मेयो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाता है, ये माना जाता है जो मेयो साहब थे ये महारानी के पुत्र थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब आ गया था लॉर्ड लिटन साहब, लॉर्ड लिटन साहब जो थे जो 1876 में आते हैं, 80 तक रहते हैं। इनके समय पर आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इनके समय पर आता है। और भारतीय सशस्त्र अधिनियम है, जो कि वर्तमान तक भी कार्यरत है, ध्यान रखना, वर्तमान में भी ये जो है यूज में है, भारतीय सशस्त्र अधिनियम, ठीक है जी। इंडियन आर्म्स एक्ट जो आया था, ठीक है जी, लॉर्ड लिटन के समय पर आया था, ठीक है भाई। ये जो है महारानी विक्टोरिया को उपाधि दी थी उन्होंने केसरे हिंद की, जो कि 1877 में पहला दिल्ली दरबार आयोजित होता है, वो शाही दरबार था, वो शाही दरबार था, ये क्या पहला दिल्ली दरबार 1877 में इसका आयोजन किया जाता है। और केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी इनके द्वारा महारानी विक्टोरिया को। इन्होंने जो है सिविल सेवा की जो एज है बताई थी मैंने, वो कितनी कर दी थी, 19 वर्ष कर दी थी, घटाकर 19 वर्ष घटाकर कर देते हैं, कौन, लॉर्ड लिटन। इनके अलावा देखो, लॉर्ड लिटन जो जितना खराब था इतना ही बढ़िया था लॉर्ड रिपन, ठीक है भाई। ये 1880 में आते हैं, 84 तक रहते हैं। इनके समय पर इन्होंने जो अफगानिस्तान युद्ध समाप्त किया था, अफगानिस्तान से युद्ध है वो समाप्त हो गया था। इनके समय पर जो इलवर्ट बिल आया था, इलवर्ट बिल आया था, प्रेस की स्वतंत्रता इन्होंने प्रदान की थी, प्रेस को स्वतंत्रता, ठीक है भाई। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इन्हें, स्थानीय स्वशासन शुरू किया था इन्होंने 1882 में, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है भाई। 1881 में इन्होंने पहली नियमित जनगणना कराई थी, मेयो ने अनियमित करवाई थी, ये पहली नियमित जनगणना कराई थी, इन्होंने कर दी थी कि प्रत्येक 10 साल बाद अब जो जनगणना की जाएगी। इनके समय पर जो पहला फैक्ट्री एक्ट आया था, ठीक है भी। इनके समय पर हंटर कमीशन आया था 1882 में, हंटर कमीशन आया था, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, किसके समय पर आया था, रिपन साहब के समय पर आया था, रिपन साहब के समय पर आया था, ठीक है भाई। चलो, अब आगे आया था लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन जो है ये 1884 में आता है और 1888 तक रहता है। 1885 में जो इनके समय पर कांग्रेस की स्थापना होती है, लॉर्ड डफरिन के समय पर। और तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध होता है,
इनके समय पर जो है तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध होता है। ठीक है भाई, चलो अब जो है आपको मुझे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलो तो मैं अपने आप को साइड ले जाता हूँ। अब आगे आ जाता है क्या, लॉर्ड कर्जन। आगे आ जाता है क्या, लॉर्ड कर्जन आ जाता है भाई। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है 1899 में आते हैं और 1905 तक रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या है, इन्होंने क्या किया था, 1900 में अकाल आयोग का गठन किया था मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया था स्कॉट मॉनक्रीक की अध्यक्षता में। क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कॉट मॉनक्रीक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था। 1902 में जो पुलिस आयोग का गठन किया था एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था 1902 में ही थॉमस रेले की अध्यक्षता में। क्वेश्चन पूछा गया है। 1903 में जो है सीआईडी की स्थापना की है, जो सीआईडी में देखते हो दया कुछ तो गड़बड़ है, वो उन्हीं के समय पर हुई थी। ठीक है, 1904 में इनके समय पर पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना। ठीक है भाई, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था, जो कि प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर से, ये हम आगे पढ़ेंगे। और इनके द्वारा ही 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। ये सारे काम जो है लॉर्ड कर्जन ने किए थे, लॉर्ड कर्जन ने किए थे, जिसमें खराब काम था, इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है भाई, हाँ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। इसके अलावा इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 में आते हैं, 1910 तक रहते हैं। 1906 में इनके समय पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया था। मार्लियामेंटो सुधार के तहत क्या किया गया था, जो है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है जी, मार्लियामेंटो सुधार के तहत। ठीक है भाई, मतलब कह सकते हैं आरक्षण दिया गया था, कह सकते हैं। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन इन्हीं के समय पर हुआ था। कांग्रेस का जो है सूरत विभाजन इन्हीं के समय हुआ था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय पर। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर आते हैं, इन पर गोला बारूद भी फेंके जाएंगे, हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, चलो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, 1910 में आते हैं, 1916 तक रहते हैं। इन पर जो बम फेंका था रास बिहारी बोस ने, कब फेंका था, 1911 में। क्या दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और राजधानी के स्थानांतरित कर दिया गया था, घोषणा कर दी गई थी 1911 में, और 1912 में राजधानी बनाई दी गई थी, कौन, दिल्ली। ठीक है भाई, अच्छा, जब दिल्ली हाथी घोड़ों पर बैठकर आ रहे थे ढोल ढोल बोल के साथ में, तो रास बिहारी बोस ने क्या इन पर बम फेंक दिया था, लेकिन ये बच गए थे। इन्होंने बंगाल विभाजन रद्द किया था इनके समय पर ही, जब दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था उसका, तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1914 में इन्हीं के समय पर क्या है, पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, जो कि 1918 तक चलता है, 14 से 18 तक चलता है, पहला विश्व युद्ध, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं कौन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड आ जाते हैं 1916 में, और 21 तक रहते हैं। 1916 में क्या है, होम रूल की स्थापना इनके समय पर होती है। लखनऊ पैक्ट इन्हीं के समय पर होता है 1916 में। ठीक है भाई, 1917 में, पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह इन्हीं के समय पर होता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के समय पर होता है, चैम्सफोर्ड के समय पर। रोलर एक्ट इन्हीं के समय पर आता है। रोलर एक्ट, ना अपील, ना वकील, ना दलील की जो संज्ञा दी जाती है, काला कानून जिसे कहा जाता है। ठीक है भाई, 1920 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू होता है, जो कि ठीक है भाई 24 तक ये आंदोलन चलता है। ठीक है भाई, इनके समय पर सेड्रल आयोग आता है। अब आपको बताना सेड्रल आयोग कब आया था। ठीक है भाई, और हंटर आयोग इनके समय पर आया था। ठीक है जी, हंटर आयोग इनके समय पर आया था। क्यों, क्या था हंटर आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, उसकी जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया था सरकार के द्वारा। अच्छा, ये तो बनाया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन एक आयोग बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा भी। ठीक है जी, वो कौन सी थी, मालवीय कमेटी, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में मालवीय कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है भाई, हंटर इसके जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है भाई, लॉर्ड रेडिंग आते हैं 1921 से 1926 तक रहते हैं। ये एकमात्र यहूदी गवर्नर इनको माना जाता है, लॉर्ड रेडिंग को। इनके समय पर स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है 1923 में। किसने, मोतीलाल नेहरू ने, CR दास ने। इनके समय पर ही चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड है 4 फरवरी 1922 में होता है, गोरखपुर के, यूपी के गोरखपुर में। और 1924 में इनके समय पर HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, ठीक है भाई, उसका गठन किया जाता है। और 9 अगस्त 1925 को इन्हीं के समय पर काकोरी कांड होता है, जो कि ये करता है। ठीक है भाई, काकोरी कांड भी इन्हीं के समय पर होता है, लॉर्ड रेडिंग के समय पर। लॉर्ड रेडिंग के समय पर ही काकोरी कांड होता है भाई। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके आगे भी कुछ बचा है क्या, हाँ भाई, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, जितना भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी गवर्नर से, गवर्नर जनरल से, वायसराय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हमने सभी पर चर्चा कर ली है। आप एक बार इस वीडियो को देखो, यदि आप नोट्स अपने हाथ से बना सको तो सबसे अच्छी चीज है। ठीक है भाई, नहीं फिर आपका क्या करो, मैं इसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप जो है इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ो और PY को लगाओ यार, PY को लगाओ। आप देखोगे PY को लगाओगे तो आप देखोगे कि कितना अच्छा पढ़ाया है। मात्र छोटे से इस समय पर लगभग अभी आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, आधा घंटे में आपको इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा दिया। आपको यूट्यूब पर डाल के देखो, बड़े बड़े टीचरों को देखोगे 3-3 घंटे में इस टॉपिक को पूरा कराते हैं, और इस तरह से पढ़ा भी नहीं सकते जो जैसे मैंने पढ़ाया है।
ठीक है, बहुत मेहनत लगी इसके ऊपर, एनालाइज करने के बाद बहुत अपडेट अपडेट करना पड़ा है इसमें, ठीक है। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मैंने इन्हीं नोट्सों को पढ़कर भाई 6 सिलेक्शन लिए। वर्तमान में मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, 2 साल यूपी पुलिस में कराया, रेलवे में कराया, SSGD में सिलेक्शन ले लिया, दुनिया भर का लेकर डाल दिया, ठीक है। MP पुलिस से लेकर बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर दिए मैंने, ठीक है भाई, इन्हीं नोट्सों को पढ़कर। अब वही है, अब आपका भरोसा करने वाली बात है। भरोसा कैसे कर सकते हो? इस क्लास खोलो, उसके बाद PYQ लगाओ, मॉक टेस्ट दो, अगर आपसे कोई जब भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो फिर कहना भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अब देख लेते हैं PYQ एक बार, ठीक है, PYQ की तरफ चलते हैं। अब देखो PYQ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पहले हमसे पहले जो परीक्षा में कौन कौन से PYQ पूछे गए। देखो सारी चीजें जो है आपको बताया, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि PYQ सभी जो है एनालाइज करने संभव नहीं है, ठीक है। तो हम क्या है, जो भी अब तक पूछे गए इंपोर्टेंट PYQ, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में वायसराय पद का सृजन किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष जो है वायसराय, देखो सबसे पहले क्या आया, गवर्नर आया। सबसे पहले क्या है, बंगाल का गवर्नर आया। उसके बाद क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल आया, पद आया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आया, भारत का गवर्नर जनरल आया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आया, वायसराय आया। क्या आया, वायसराय पद कब आया, जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो अब क्या है, 1857 के बाद जो है 1858 में एक्ट आया था। अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता है भारत की, वो जो है महारानी विक्टोरिया को, यानी ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित की गई थी। तो इसमें क्या है, वायसराय का नया पद आया। तो कब आया था, 1857 में, 58 में, 1859 में, या फिर 1861 में। तो कब आया था, 1858 में। 1858 एक्ट के तहत जो है ये पद आया था, ठीक है भाई। मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। इसमें देखो, इसमें कुछ जो है बताया गया है, देखो इसमें बताया गया है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने सीधा जो है नियंत्रण संभाल लिया, अपने हाथों में ले लिया। साथ ही वायसराय जो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व का पद बना गया, ठीक है। अब जो वायसराय था सीधे किसे रिपोर्ट करेगा, ब्रिटिश सम्राट को रिपोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का जो है प्रथम वायसराय कौन था, वायसराय की बात की है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और वायसराय भी कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग ही होगा। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये विद्रोह हुआ था, उस समय पर वायसराय कौन था या फिर गवर्नर जनरल कौन था, तब भी लॉर्ड कैनिंग था। तब भी क्या है, लॉर्ड कैनिंग था भाई। कर्जन कब था भाई, ये 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ जब था, ठीक है भाई। और इसमें चिंगारी कौन लगाकर गया था, लॉर्ड डलहौजी लगाकर गया था, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लेकर आया था, ठीक है, विलय नीति लेके आया था, मैंने आपके साथ चर्चा की। और इसे जो है स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है भाई। चलो इसके बारे में भी इसी प्रकार से कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण में बताया गया है कि जो है लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 62 तक गवर्नर जनरल रहा और 58 में क्या वायसराय बन गया। ये क्या 58 में वायसराय बन गया था, ठीक है भाई। चलो आगे जाता है, गवर्नर जनरल और वायसराय में मुख्य अंतर क्या था। इसमें पूछा गया है कि जो गवर्नर जनरल होता था और वायसराय होता था, उसमें क्या अंतर क्या था, मुख्य अंतर क्या था। गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व था, जबकि वायसराय ब्रिटिश सम्राट का। अभी मैंने क्या बताया, ये तो दोनों चीज बताई थी। दोनों एक ही पद के नाम है। गवर्नर जनरल के पास अधिक शक्तियां थी, शक्तियों की कोई बात ही नहीं की गई। वायसराय केवल सैन्य मामलों का प्रमुख था, गलत है। मतलब गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब गवर्नर जनरल था, और जब क्या है ब्रिटिश ताज सम्राट के शासन को हो गया था, वायसराय का पद हो गया था, वायसराय का जो है पद हो गया था, ठीक है भाई। चलो देखो अभी मैंने बताया, ये अभी बताया था ना, कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था, ये इसके अधीन शासन था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का अंतिम वायसराय जो है कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड वेविल था, लॉर्ड लिनलिथगो था, या लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो क्या था, भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है भाई। 1947 में इसके बारे में भी देखो दिया गया है। 1947 में भारत के अंतिम वायसराय थे, जिनके कार्यकाल में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इन्हीं के कार्यकाल में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इनके बाद जो है, इनके बाद क्या होता है, 1947 में सी राजगोपालाचारी को जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ठीक है। कि वायसराय का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाता है स्वतंत्रता के बाद, और गवर्नर जनरल बनाया जाता है किसे, गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है भाई, सी राजगोपालाचारी को, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वायसराय का पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया था। वायसराय का पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया था, अभी इस पर हमने चर्चा की थी। 1858 में आया था।
तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत जो है वायसराय का पद अधिनियम जो है सृजित किया गया था 1858 के एक्ट के तहत। ठीक है भाई, अगला आ जाता है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हो गया ना वायसराय का पद, चलो 1858 का हो गया। अगला क्वेश्चन जो फैक्ट है क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है, गवर्नर जनरल जो है ये 1773 से लेकर 1858 तक रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाता था गवर्नर जनरल। वायसराय 58 से लेकर 1947 जब तक भारत देश आजाद होता है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग जो है दोनों भूमिकाओं में सेवा की है। लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल भी रहा है और फिर वायसराय भी रहा है, एकमात्र व्यक्ति था ऐसा जो 56 से 62 तक रहा। पहले गवर्नर जनरल रहा था, फिर क्या है वायसराय रहा था, वायसराय फिर उसके बाद रहा था। ठीक है भाई, तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, इसमें हमने थ्योरी भी पढ़ ली है और आपको ऐसे ही बता दिया है एक एग्जाम्पल देकर लगभग 8-10 PYQ में कि इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपका रहा छूटेगा नहीं भाई, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है भाई, तो कैसे लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं और कमेंट करके ये बताएं कि अगला टॉपिक है, अगली जो वीडियो किस टॉपिक पर हम लेकर आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।